देखिए, हमने जब गॉथिक आर्ट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसका जो उदय माना जाता है वो आपके 1135 से 1400 ईसा पूर्व का ये टाइम पीरियड रहा था गॉथिक कला की, याद रखिएगा। और गॉथिक शैली का आरंभ है जो माना जाता है बेसिकली अगर 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। हमने यहाँ पर बात करी थी ना कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व रोम कला से उत्तरी फ्रांस में इसका उदय हुआ था। हमने क्या बात करी, फ्रांस में इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था, याद रखिएगा। उत्तरी फ्रांस, फ्लोरिडा और साथ ही इंग्लैंड में ये विकसित शैली को गॉथिक आर्ट कहा जाता है। जो फ्लोरेंस और साथ ही उत्तरी फ्रांस में और साथ ही इंग्लैंड में ये शैली कहा हूँ ये विकसित हुई, जो शैली इन देशों में विकसित हुई तो उसी को गॉथिक शैली कहा जाता है, गॉथिक आर्ट के रूप में हम जानते हैं। तो गॉथिक शैली वास्तुकला जिसे भवन निर्माण से संबंधित मानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, कभी पूछा जाता है कि भवन निर्माण से संबंधित कला निम्न में से कौन सी है, वहाँ पर आपको दिया जाएगा स्थापत्य कला दिया जा सकता है, और साथ ही वास्तुकला दी जा सकती है, ठीक है, और साथ ही गॉथिक कला दे सकती है, या इनमें से ये सभी। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, बताइए। कि ये कहोगे ना कि उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर हमने कहा वास्तुकला भवन निर्माण से संबंधित है, वास्तुकला जी सर। जो तमाम चीजें हमने जो कहा कि सारी क्या है, भवन निर्माण से संबंधित है। अब गॉथिक व वास्तु शिल्प की जो शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी में, ये अधिक 13वीं शताब्दी में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई। इसका जो उदय हुआ था ये 12वीं शताब्दी में इसका उदय माना जाता है, इस शताब्दी में इसका आरंभ हुआ था। और जो गॉथिक आर्ट है वो 13वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा अधिक प्रचलन में ये आ गई थी, या कहें इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा फली फूली। तो याद रखिएगा इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अपने शीर्ष पे पहुंची थी, ठीक है। ये जब शीर्ष पे पहुंची, उसके बाद जब हम बात करें कि गौथिक शैली में भवनों के साथ साथ मूर्ति, रंगीन कांच, पांडुलिपि, अलंकरण कलाओं को विशेष प्रोत्साहन मिला। अब देखिए इस समय भवन निर्माण तो हो रहे हैं, और साथ ही इस समय रंगीन कांच का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। रंगीन कांच को पिघलाकर उसमें अलग अलग डिजाइन डालकर, तो यहाँ पर ये कांच, रंगीन कांच तैयार किए जा रहे थे, जो गिरजाघरों की खिड़की या दरवाजों में या उनके मेहराबों में वो लगाए जाते हैं। पांडुलिपि और साथ ही अलंकरणों से कलाओं को किया जाता है विशेष प्रोत्साहन यहाँ पर। अगर देखोगे बेसिकली, अगर आप इसमें जाओगे, क्या बोलते हैं, ताजमहल में जाओगे, ताजमहल में भी अगर आप अंदर जाओगे तो उसमें ऊपर उसके उल्टे छत में जो मेहराबो कहते हैं उसको, जो डिजाइन अलंकरण जो बनाया गया है, तो उसमें भी शीशे का टुकड़ों का प्रयोग किया गया है, तो उसी को हम गॉथिक आर्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी कभी याद रखना, कभी वहां जाओगे तो इस प्रकार से आप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, गॉथिक शैली पश्चिमी यूरोपियन कला 1135 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य ये प्रचलित ये रही थी। इस समय इसका प्रचलन रहा था, ध्यान में रखिएगा किस टाइम पे इसका प्रचलन की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर ये प्रचलन में रही। और अगर हम देखें कला के संदर्भ में, अगर हम देखें गौथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 1530 में क्या हुआ था, 1530 ईसा पूर्व में गौथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन ये बना, क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन ही है, देखिए मैंने क्वेश्चन ही बना के रखे हैं। इसमें इटालियन कलाकार था, जो शांति वो इतिहासकार था, जियो 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 करके वासिरी द्वारा किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाता है, इटालियन वो कलाकार था जिसने इसका प्रयोग किया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, जब हम बात करें गौथिक शैली वास्तुकला मुख्य रूप से मुख्यतः संबंधित है किससे, गौथिक जो आर्ट है बेसिकली जो उसका संबंध है वास्तुकला, जिसे हम भवन निर्माण की कला के रूप में हम जो जानते हैं, तो गौथिक आर्ट का जो संबंध है वास्तुकला से है, मुख्य रूप से इसको समझ। मध्य युग में, मध्य युग की एक बदनाम शैली जो अगर कहें गौथिक शैली वो थी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्न में से वह कौन सी मध्यकाल की, मध्य युग की सबसे बदनाम शैली के रूप में वो जानी जाती है, कौन सी शैली जानी जाती है, तो आपको पता नहीं, तो गौथिक शैली को ही जाना जाता है। शांत संगीत को फ्रोजन म्यूजिक नाम इटली के कवि कादिंते ने दिया था, याद रखिएगा, इसको भी समझ लीजिएगा, कभी क्वेश्चन बनता है। गौथिक युग में एजिस चित्रकार इंद्रधनुषी रंगों में क्या किया था, इसका चित्रांकन किया गया था।
क्वेश्चन पूछा जाता है, इंद्रधनुषी रंगों का चित्रांकन गौथिक युग में किस चित्रकार या गौथिक शैली में किस चित्रकार द्वारा किया गया था? एजिसन करके, एजिस करके ये है, तो इसने इसका प्रयोग किया था, ये अगर इसका चित्रांकन किया था। गौथिक शैली की मुख्य अगर कहें विशेषता क्या रही है? रेखा प्रधान नहीं है। ये यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चन क्या बना कि गौथिक शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो वहाँ पर रंग प्रधान दिया जा सकता है, रेखा प्रधान दिया जा सकता है, आपके जो मैंने कहा कि कांच दिया जा सकता है, या फिर आपके प्लस्तर दिया जा सकता है। तो ये आपको सर्वविदित ये होना चाहिए कि इस शैली की जो प्रमुख विशेषता रही है वो रंग प्रधान ही रही है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गौथिक शैली की मुख्य विशेषता मानव की ओर रुझान। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम नेशनल स्तर पर देखें तो गौथिक शैली की जो मुख्य विशेषता रही है वो मानव की ओर, मानव को अपनी ओर ये रिझाना, जिसमें तेल और चटक रंगों का प्रयोग इसमें अधिकतम यह विवरण देखने का प्रयास देने का प्रयास था, सॉरी, देने का ये प्रयास था। तो इसमें क्या था? गौथिक आर्ट में सबसे ज़्यादा आप देखोगे जितने भी इसमें जो चलचित्र देखोगे, या इसमें जितने भी गिरजाघरों का निर्माण हुआ है, या फिर कहें जितने भी इसमें कांच के शीशे बने हैं, वो हमेशा बहुत ज़्यादा चटक रंगों का इसमें कहें उनका प्रयोग किया है, डार्क कलरों का इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और गौथिक कला को किस नाम से जाना जाता है? इस कला के नाम से जाना जाता है, या इच। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है कि इस कला के नाम से किस शैली को जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसको हम गौथिक कला के रूप में हम उसको जानते हैं, याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि गौथिक कला के मुख्य कलाकार जियो तो एज ये है, याद रखिएगा। ये इसके क्या है? गौथिक कला के प्रमुख आर्टिस्टों के बारे में बात करूँ, ये प्रमुख आर्टिस्ट थे। और गौथिक शैली के प्रथम चित्रकार ज्योतियो ये थे, जंतियो ये थे। और जिनतियो का जन्म अगर पूछा जाता है कि किस वर्ष हुआ था, तो इनका जो जन्म है फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था, 1277 न 67 में इनका क्या होता है? जन्म हुआ था। कभी पूछा जाता है कि किस प्रांत में इनका जन्म हुआ था, तो इटली में इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें गौथिक कला के समाप्ति पर इटली का पुनर्जागरण काल की यहाँ पर शुरुआत हुई। अब पूछा जाता है कि पुनर्जागरण से पूर्व इटली में कौन सी शैली प्रचलित थी? तो बनता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो उस समय गौथिक शैली क्या थी? वहाँ पर प्रचलन में थी। जब गौथिक शैली का अंत हुआ, या क्या गौथिक शैली अपने समय से पीछे हटी, तो जब उसका समापन हुआ, तो यहाँ पर ये पुनर्जागरण कला काल का यहाँ पर शुरुआत हुई। ठीक है। और स्टेन ग्लास जिसे विधा गौथिक युग में विकसित हुई। अब देखिए, स्टेन ये ग्लास की जो कांच से संबंधित जितना भी प्रयोग हमने किया था, वो आप देखोगे तो गौथिक युग में ही उनका तमाम चीजें प्रयोग है। देखिए, स्टेन ग्लास जो विधा थी उसका जो विकास हुआ था 950 से 1240 के मध्य में इसका विकास हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बना। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका जो विकास हुआ था, तो 950 से 1240 में के मध्य में इसका ये विकास हुआ। और गौथिक शैली का आरंभ अगर हम बात करें, तो हमने पूर्व में बार बार ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि ये 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ। और आइल द फ्रांस, देखिए यहाँ पर लिखा है आई द फ्रांस क्षेत्र, जो पेरिस के आसपास फ्रांस के अंतर्गत ये क्षेत्र था। एक विशेष व सर्वथा विभिन्न गिरजाघर, जैसे आपके देख पा रहे हो जितने भी हम देखेंगे गिरजाघर हो गए, वास्तुकला शैली का क्या है, ये कहीं ना कहीं उदय इसमें हुआ था। किसमें कह रहे हैं कि जो ये शैली थी, बेसिकली आप देखोगे गौथिक आर्ट की जब हम बात करते हैं, तो सारथी रूप में जहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ इसका सारथी रूप में प्रयोग किया गया, तो वो गिरजाघर है, जितने भी चर्च रहे हैं वहाँ पर हमें वास्तु शैली का क्या दिखाया जाता है, ये उदय यहाँ पर माने, जिसे आज हम गौथिक शैली के रूप में हम इसे गौथिक शैली कहा जाता है। आई द फ्रांस क्षेत्र में जो ये फैली थी, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम चीज़ें नीचे को देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि वस्तुतः अगर गौथिक शैली पूर्वोत्तर रोमन कला का ये विकास, ये विकसित एक स्वरूप है। रोम रोम के अंतर्गत गौथिक शैली पूर्ण रूप से विकसित ये
थी, और उसका एक जो हमें आज जो चलचित्र हमें देखने को मिलते हैं, जो भवन निर्माण में जो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वो गॉथिक आर्ट के माध्यम से हमें रोम में हमें पता चलता है। और जो मूलतः वास्तुशैली पर आधारित थी, कहीं भवन निर्माण पर ही गॉथिक शैली क्या थी, पूरी तरीके से डिपेंड। अब गॉथिक शैली में क्या था, अब गॉथिक शैली का जो प्रयोग था, इसमें हमने कहा कांच हाँच का, ये ऑयल कलर का जो भी प्रयोग, इसमें जो भी चलचित्र बनाए गए थे, तो वो एक तरफ तो ऑयल पेंटिंग से भी बनाए गए थे, और साथ ही जो कांच के जो खिड़कियां थी उनमें रंगी बिरंगी कांच में उसको कन्वर्ट किया जा रहा था। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो ये पूरे भवन निर्माण से संबंधित, अगर हम मकान बनाते हैं तो मकानों में हमारे दरवाजे होने चाहिए, और दरवाजे क्या होते हैं, उस मकान के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्या होती है उसमें चीज होती है, उसके बिना उस मकान का अस्तित्व नहीं होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो ये वास्तुकला की जब हम बात करते हैं, गॉथिक शैली की बात करते हैं, तो इसमें वो जो कांच के छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों को इसमें क्या किया जाता था, यूज किया जाता। अब गॉथिक शैली का प्रथम भवन ये क्या था, सन डेनिस का जो गिरजाघर था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गॉथिक शैली का प्रथम जो भवन कहाँ है या कौन सा है, तो पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो भवन का नाम सन डेनिस ये गिरजाघर ये कहा जाता है। तो जिसकी जिसकी स्थापना अगर कहें, जो ये जो गिरजाघर की जो स्थापना हुई थी 1220 में, फ्रांस के तात्कालीन शासक जो थे एडवर्ड सूजर, ये ने पेरिस में इसकी की थी, या याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला जो गिरजाघर कौन सा था, सन डेनिस का जो गिरजाघर माना जाता है 1220 में, फ्रांस के तत्कालीन उसमें जो वर्तमान समय के जो सम्राट हैं एवोड सूजर करके ये हैं, तो ये क्या थे, पेरिस के ये थे शासक। अब यहाँ पर देख पा रहे हो गॉथिक शैली के स्थापत्य का जन्म सेंट डेनिस गिरजाघर में हुआ। क्वेश्चन यहाँ पर बना के रखा है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पर भी देख रहा है, सियाना की जी सर। चित्रकला का पिता दुचियो कहे जाता है। या देखिए, ये आप देखिए, सियाना की चित्रकला का पिता दुचियो को ये कहा कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख लिए, कुछ अटपटे नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रंगीन अल्बास्ट शिल्प है इंग्लिश गॉथिक देश की, या कि गॉथिक कला की विशेषता रही। अगर आप देखोगे इसमें क्या किया जाता है, अल्बास्टर जो शिल्प है कहा जाता है, जिसमें हम रंगीन कांच को या कहें उसके जो रंगीन मिश्रण होते हैं, उन मिश्रणों को इसमें हम मिक्स करते हैं, और पिघलाने के बाद उसमें ये चीज़ें मिक्स किया जाता है, तो वो अलग अलग कलर के फॉर्म वो धारण कर लेता है। हमें अगर हरा बनाना है हरा बन जाता है, लाल बनाना है लाल बनाना है, तो इसको पिघला कर ये अलग फॉर्म इसको दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश गॉथिक देश की ये गॉथिक कला की विशेषता इसे माना जाता है। अब देखिए, गॉथिक भवनों की ऊंचाई, ऊंची ऊंची दीवारों को से सहारा देने के लिए रक्षा पथ बनाए गए हैं। अब याद रखने का कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि जो गॉथिक भवनों को ऊंची ऊंची जो दीवारें बनाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े मीनार बनाए जाते हैं, तो उनको बाहर से जो उनको सपोर्ट देते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो ये रक्षा पक्ष ये बनाए जाते थे उनको सहारा देने के लिए, जिसे फ्लाइंग बेस्ट ये कहा जाता है। तो याद रखिए, तो फ्लाइंग बेस्ट का जो प्रथम प्रयोग चार्टेड गिरजाघर में ये हुआ था। याद रखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ था आपके 1194 से 1220 के मध्य में फ्रांस में इसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इसलिए इसका यहाँ पर ग्रीन कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये गौथिक भवनों में जो विशुद्ध जो ज्यामिति आकार की प्रयुक्ता थी, कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ही शानदार तरीके से ज्यामितीय आकृतियां नपी तुली रूप में क्या बना थे, शास्त्रीय रूप में जो गौथिक भवन थे उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका जो आकृतियाँ थी उनका प्रयोग किया जाता है। स्तंभों में या स्तंभ शीर्ष या कहें फिर मेहराबों इत्यादि के रूप में ये प्राय रेखाओं को चापों की अनुभूति ये हुआ करती थी। और जो ये मेहराब भी बनाए थे, जो मीनारे बनाए जाते थे, नुकीले मेहराबों का इस शैली में इतना प्रयोग हुआ है कि नुकीले मेहराबों वाले समस्त भवनों को गौथिक कहे जाते हैं। अब देखिए, याद देखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है नुकीले मेहराबों वाले समस्त भवनों को
किस रूप में, किस शैली के रूप में उच्चारित किया जाए, किस शैली के रूप में इसको जाना जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसे गौथिक शैली या गौथिक के रूप में हम इसे कहा जाता है। अब आपको मैं कुछ चलचित्र दिखाऊंगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो ये यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये जो गिरजाघर की यहाँ पर देख रहे हो, बड़े बड़े नुकीले नुकीले ये मीनारें आपको दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही। और ये बाहर की तरफ जो ये सपोर्ट दिया जाता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, बाहर की तरफ इसको सपोर्ट देने के लिए क्या कहा गया था, उसको बताइए। बताओ। फ्लाइंग बैट्स, हाँ। बैट रेस, हाँ फ्लाइंग बैट रेस। तो फ्लाइंग बेटरेस इसे कहा जाता है। तो याद देखिए, अब ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो कि ये इतने बड़े बड़े गिरजाघरों को सपोर्ट देने के लिए, अब यहाँ पर जो गिरजाघरों के यहाँ पर पूरे कांच दिखाई दे रहा है आपको, जो भी ये यहाँ पर कांच ही कांच दिखाई दे रहा है। ये सारी जो कांच में अलग अलग आकृतियां इसमें डिजाइन डाले रहे हैं, उसमें जो यीशु मसीह के से रिलेटेड या फिर जीसस क्राइस्ट से संबंधित जितने भी चीजें हैं, सारी चीजें आपको इनमें दिखाई देगी। इन्हीं को मेहराबू बोला जाता है। कांच का प्रयोग ये गिरजाघरों में, बड़े बड़े गिरजाघरों में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इनकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा हुआ करती है। तो यहाँ पर इस चलचित्र में आप देख पा रहे होगे कितनी बड़ी बड़ी ये मीनारें हैं। तो उस समय ये किया गया था रोमन में, रोमवासियों ने इसको बनाया गया था। देखिए, अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो कि गौथिक भवनों की विशेषता रजित कांचों की खिड़कियां और दरवाजे होते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्या है, यहाँ पर भी देख पा रहे हो, जहाँ भी देखोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे। अब यहाँ से अगर ये यहाँ पर ये दरवाजा दिख पा रहा है, तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो, तो हर जगह इसमें क्या है, जो रजित मतलब रंगीन कांचों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये जो रजित, ये जो कांचे हैं, खिड़कियां और दरवाजे, इनको माना जाता है। अब गौथिक भवनों में परस्पर संबंधित चाप प्रकार के छतों का यहाँ पर निर्माण, चाप अलग अलग चापों में देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये अलग इस प्रकार से उस समय ये भवनों का, छतों का जिस प्रकार से निर्माण हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे किस प्रकार से ये बिल्डिंग बनाई गई होगी। उसमें उतनी भी हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं होने के बाद, जो आजकल हम आधुनिक युग में हम बड़े बड़े मशीन क्रेनों का हम यूज करते हैं, तो उस टाइम पे ये तमाम चीजें नहीं थी। तो उस टाइम पे किस प्रकार से इतने बड़े बड़े विशाल भवनों को निर्मित कर दिया होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि पूरा कांच, कांच के माध्यम से ये पूरा बना दिया है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हो। लंबे लंबे ऊंचे व प्रकाशवान दरवाजों और खिड़कियों का प्रयोग के कारण शीशों को अधिक महत्व मिला। अब यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां, जिससे रोशनी भी अंदर आता था, बड़ा इसमें अलग अलग कलर आपको देखने मिले, तो इस प्रकार से कांच को मिक्स किया जाता था। तो उससे ये गॉथिक आर्ट कहते हैं, और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता था। तो खिड़कियों के प्रयोग के कारण शीशों को अधिक महत्व मिला। अगर आप देखोगे आपके घर में, अगर दरवाजे मकान बना दिया, दरवाजे बना दिए हैं, और दरवाजों में अगर आपने जाली नहीं लगाई, तो भी आपकी जो घर की जो चीजें हैं वो उतनी शानदार तरीके से नहीं हो पाएंगे। आपको जाली का दरवाजा चाहिए चाहिए। और आजकल आपको चाहिए, आपके घर में उजाला करने के लिए आप क्या करते हैं, शीशे लगाते हैं। तो हर कोई इस प्रकार से चीजें लगाए। तो अगर हम आज अपने घरों में या कहीं खिड़कियों में अगर हम कांच का वो चीजें लगा रहे हैं, तो ये लेके चले कि हम कहीं ना कहीं गौथिक कला का भी हम कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से उस समय इतनी सुंदर, देखिए ये जो आपको देख पा रहे हो एक चर्च की ये फोटो है। चर्च के इतने शानदार तरीके से मेहराबों को तैयार किया जाता है, कांच के शीशे, खिड़कियां इस प्रकार से बनाई जाती थी। ये यहाँ पर आप देखो, जिसे गौथिक शैली की विशिष्ट पद्धति रजित कांच की खिड़कियां, ये देखो ये रजित कांच की खिड़कियां हैं, कितने शानदार तरीके से उस समय बनाई गई थी। इसका ये विकास हुआ है। गौथिक स्टेन ग्लास चित्रकला को जर्मन दार्शनिक जो गेटे ने शांत संगीत, फ्रोजन म्यूजिक की उपमा दी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए, यहाँ पर जब पूछा जाता है कभी क्वेश्चन कि इसको कौन सा ऐसा दार्शनिक था जिसने शांत संगीत या फ्रोजन म्यूजिक की उपमा ये दी थी, तो आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। गेटे ने, ये जो दार्शनिक थे जर्मनी के, इन्होंने ये कहा था कि गौथिक कला से संबंधित कि इसको शांत संगीत, फ्रोजन म्यूजिक की उपासना यहाँ पर दी गई थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि गौथिक स्थापत्य में शीशा चित्र प्राय खिड़कियों में बने हैं। आप ये देख पा रहे हो कि जो भी ये बने हैं, खिड़की है, ये खिड़की है, कोई छत नहीं है। तो ये आपकी खिड़की पे ही बने रहते थे। इनमें विभिन्न आकार के रंगीन कांच के जो टुकड़े होते हैं, उनको टुकड़ों से चित्र बनाए जाते थे, और जिसे टीसरेई कहा जाता था। टीसरेई कहा जाता था, इसको याद रख लीजिए। तो ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए,
कांच को धातु ऑक्साइड के साथ मिक्स मिक्स करके जब उसको किया जाता था तो गर्म किया जाता था, तो उसमें रंगीन इसको बनाया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता कि रंगीन बनाने के लिए कांच में किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो कांच को धातु ऑक्साइड के साथ इसका मिश्रण किया जाता था, तब जाके हमें रंगीन कांच ये बनाया जाता था। अब देखिए 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में ओगसबर्ग कैथेड, जैसे जर्मनी में जो सम्राट थे डेविड का ये चित्र बना था, ये चित्र बना था। और इस तरह के चित्र सबसे पुराने उदाहरणों में से एक ये मिलते हैं। जैसे कि फ्रांस में चार्टेस कैथल की अगर हम बात करें, जो ये चर्च है, फ्रांस का एक बड़ा चर्च है कैथल करके, चार्टेस करके कैथल जो चर्च है, तो वो 13वीं शताब्दी का एक और सबसे प्राचीन रंगीन कांच का उदाहरण का पता ये उदाहरण हमें प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर न्यूक्लियर जो ऊंची और बहुमंजिली रंगीन खिड़कियों के ऊंचे गिरजाघरों में अंतराल और बहुमुखी प्रकाश के उत्पन्न अलौकिक वातावरण हमें देखने को। अब ये वाले चर्च की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर आप चर्च, ये जो चर्च देख पा रहे हो, इस चर्च के अंदर बाहर का ये क्या है, ये चलचित्र मैंने यहाँ पर देखे, तो ये कितने बड़े, ये देख पा रहे हो कि कितने बड़े बड़े मीनारें बनाई हुई हैं, ये देखिए देख पा रहे हो, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये बड़े बड़े मेहराबों ये बनाए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि ये नुकीली ऊंची बहुमंजिली, इसमें एक दो तीन दो दो मंजिल की हुआ करती थी, जहाँ पर पादरी ये इत्यादि ये रहा करते थे। तो यहाँ पर क्या होता, ऊंचे नुकीली ऊंची और साथ ही बहुमंजिली रंगीन खिड़कियों के ऊंचे गिरजाघरों में क्या बनाता है, अंतराल में बहुमुखी बहुरंगी ये प्रकाश से उत्पन्न अलौकिक वातावरण यहाँ पर देखिए। जब ये गिरजाघर में जब प्रकाश की किरणें पड़ती थी या सूरज की किरणें पड़ती थी, तो उस समय जो गिरजाघर क्या था, बहुत ही ज़्यादा जगमगा जाता था। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें नज़ारे देखने को मिल जाते थे, बहुत शानदार ये अपनी अलौकिक छटा को बिखेर देता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही तो ऊपर कुछ ब्लू कलर का एक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इफेक्ट है, और साथ ही यहाँ पर ये कांच के शीशों से यहाँ दरवाजों में जब अंदर रोशनी पड़ती होगी तो इस प्रकार से गिरजाघर चमक जाता था। इसमें किसी भी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो बाहर की जो सूर्य की किरणों से ये जगमगाया जा करता था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े मीनारे हैं, यहाँ पर ये चर्च हैं, फ्रांस के हैं, रोम के हैं, तो अलग अलग देशों के यहाँ पे आप देख पा रहे हो। गौथिक शैली का जो चरम सीमा पर जब पहुंची थी, जो चरमोत्तर रूप से अगर चार्टेस कैथल का ये अगर कहें, ये वाला क्या, ये वाला चर्च है, ये चार्टेस ये कैथल में दिखाई देता है, तो इस चर्च में हमें दिखाई देता है। और इस चर्च का जो निर्माण किया गया था, ये 1194 से 1220 के मध्य पेरिस के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अगर कहें, वहाँ से अगर हम देखें तो 80 किलोमीटर दूर फ्रांस के चार्टेस में इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नाम वहाँ से चार्टेस गिरजाघर के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, वही ये गिरजाघर आप देख पा रहे हो, कितने शानदार ये बाहर की जो आकृति बनाई जाती है, हर जगह आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कितने शानदार तरीके से यहाँ पर खिड़कियों के अंदर जो कांच लगाए जाते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ और भी देखते हैं, हाँ ये देखते हैं कि वास्तुकला का बहुत शानदार, ये आप देख पा रहे हो कि कितना शानदार तरीके से वास्तुकला का यहाँ पर आप नमूना देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से उस समय जो शिल्पकार रहा होगा, जो शिल्पी रहा होगा, उसने किस प्रकार से इसको बनाया होगा, किस प्रकार से जो पत्थर है, पत्थर को काट कर इस प्रकार से तराशा है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये गौतिक शैली में निर्मित है। देखिए ये कह रहा है कि 1979 ईस्वी में यूनेस्को ने चार्टेस गिरजाघर को विश्व विरासत की सूची में इसे सम्मिलित कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा गिरजाघर है जिसे गौथिक कला के अंतर्गत जो 1979 में क्या कर दिया था, विश्व धरोहर यूनेस्को के अंतर्गत इसे रख दिया। अब इसको क्यों रखा गया यूनेस्को, जैसे हमने कहा ताजमहल को रख दिया गया, तो इसी प्रकार से इस गिरजाघर को भी रखा गया, क्योंकि जो ये गिरजाघर अपने वास्तु शैली और साथ ही गौथिक शैली का जो इसमें दर्पण हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार से तमाम विश्व भर में कहीं अन्यत्र स्थान पर ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और इसी प्रकार से हमने कहा कि जैसे आपने अजंता को देखा, एलोरा देखा, साथ ही हमने कहा जो ताजमहल है, ये भी क्या है, विश्व धरोहर की सूची में इनको रखा गया। कि इस प्रकार का जो आर्ट वर्क था, ठीक है, चाहे हम स्थापत्य कला की बात करें या भित्ति चित्रों की बात करें, कुछ भी है, तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में इसको रखा गया है। तो ये अगर देखें उच्च बिंदु तथा साथ ही उत्कृष्ट कीर्ति ये है, ये पेरिस में ये स्थित है, पेरिस में स्थित है। एनिमेशन
कैथल ऑफ नोटेस डैम, डैम करके है, रीमस गिरजाघर 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के में ये जो शैली का ये निर्माण हुआ था, गौथिक शैली से ये निर्मित हुए। तो याद देख लीजिए, ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में इस चर्च को निर्मित किया गया है। तो इस प्रकार से इनको देख लीजिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि गौथिक युग की जो मूर्तियों का उच्चतम शास्त्रीय स्वरूप फ्रांस में स्थित रीमस रीमस गिरजाघर में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौथिक युग की मूर्ति का सबसे अच्छा उदाहरण हमें किस गिरजाघर में देखने को मिलता है। तो मूर्तियां जो इस गिरजाघर के अंतर्गत है बहुत शानदार तरीके से उकेरी गई हैं। रिमस करके है, गिरजाघर है, तो इस गिरजाघर में ये पाई जाती हैं। तो ये बहुत शानदार ये आपको देखने को मिला। अब जो हमने गिरजाघर की बात करी, तो अभी आपको मैं चलचित्र देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार गौथिक शैली का आरंभ उत्तर फ्रांस की एक राजधानी, ये स्थायी शैली ये मानी गई थी, स्थानीय शैली। देखिए जो ये शैली थी ना, जो फ्रांस की एक स्थानीय तौर पर इस शैली का उदय हुआ, जो विश्व भर में अपने अपने ये जो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध रही। और ये जो इसका चरम रहा 12वीं शताब्दी से, मैंने कहा 11वीं से आपकी जो ये रहा 15वीं शताब्दी के, ये 12वीं शताब्दी के मध्य में जो ये रही, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा फली फूली। और 13वीं शताब्दी से 1215 तक गौथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय हो गई चुकी थी। देखिए इसको जो कहें, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसने जो ख्याति प्राप्त कर ली थी, वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में ही है। गौथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हो गई थी। अपनी वास्तु शैली या कहें अपनी जो रंगीन कांच के, जो कांच के संबंध में ये विश्वविख्यात हुई। अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का मुख्य केंद्र फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड और स्पेन या कहें इटली, यही ये जो 3 4 5 देश दिखाई दे रहे हैं। तो इसी देश में अगर आप कभी भ्रमण करने जाओगे, तो इन्हीं देशों में हमें सारथी रूप में गॉथिक शैली देखने को मिलती है। अगर देखें, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये गॉथिक शैली के जो बड़े बड़े मीनार देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे हो, जो यहाँ रोमन्स के जो उस समय देवता हुआ करते थे। ठीक है, आपने अगर मार्वल मूवी देखी होंगी, तो उसमें फेरोस अलग अलग इनके देवताओं होते हैं। ठीक है, तो इन देवताओं के अलग अलग देख पा रहे हो कितनी वास्तु शैली ये बनाए हुए, इतने बड़े मीनार बनाए होंगे, मीनारों के ऊपर से भी मूर्ति भी बनाई गई है। तो यही तो इस शैली की खासियत थी। आप देख पा रहे हो इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन क्या भारत में आपने कहीं देखा, कहीं भी चलचित्रों में देखा? तो कहने का मतलब है कि जितनी भी पाश्चात्य संस्कृति रही है, हमने हमेशा जो सहारा लिया, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में कहें या फिर हम आधुनिक क्षेत्र में अगर हम कहें, आज भी हम विकसित विकसित राष्ट्र के तौर पे हम कभी उभर ही नहीं। हम विकासशील देशों की श्रेणी में, विकसित राष्ट्र हम हैं ही नहीं। ठीक है, तो विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमारे वहाँ इस प्रकार की चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है, उसको कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। हमें जातिवादी से हमें फुर्सत नहीं मिलती है, हमें हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं मिलती, इस वजह से ये तमाम चीज़ें नहीं हो पाए। तो ये जो देश हैं, जैसे हमने कुछ देशों के नाम लिए थे, तो जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, इटली, इन देशों में ही ये आपको देखने को मिले। ये इतने शानदार, अगर हमें तो चलचित्र के माध्यम से ऐसे देखने को मिल रहा है, तो जब ये वास्तव में अगर हम इसको देखेंगे, जब मान लीजिए सिंगापुर लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, दुबई किस लिए देखते हैं? वहाँ की बिल्डिंग देखने के लिए जो लोग जाते हैं, वहाँ के आर्टिफिशियल जो टापू बना के उनको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है आर्ट वर्क है, आज हम अलग फॉर्म में देखते हैं, तो यहाँ पर उस टाइम पे 12वीं से 13वीं शताब्दी में किस प्रकार से, तो आप देख पा रहे हो कितना शानदार है। आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के हाथों द्वारा बनाया है? बताइए, या मशीन द्वारा बनाए गए हैं? नहीं सर, ये हाथों से बनाए हुए हैं। तो भी कितना समय लगा होगा इनको बनाने में? तो ये ही गॉथिक आर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। तो गॉथिक आर्ट से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ गॉथिक आर्ट के कुछ प्रमुख चित्रकार यहाँ पर हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये है इनके प्रमुख चित्रकार। तो ये हमारी ये गॉथिक जो आर्ट है, तो ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो जो क्वेश्चन बनने थे मैंने आपके सामने उनको साझा कर दिया गया है। तो जो गिरजाघर थे उनके अंदर से इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाती है। हर मीनार के ऊपर आप देखोगे कुछ ना कुछ आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ गया? जी यस सर। सर।